में ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल के लिए नहीं, सीए इंटर लेवल पे जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तब कॉस्टिंग पूरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ये वाले चैप्टर से रिलेटेड है। यहां पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये जो नए नए कॉन्सेप्ट है मैं आज पढ़ाऊंगा, जिससे आपको इंटर के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गुड इवनिंग गाइस, काफी लोग जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि अपन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सबके पास नए आए हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि सब एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई फालतू की यहां पे एक्टिविटी नहीं होगी। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। कम टू पेज नंबर 6.1। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थियरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड द पार्ट 1 इज कॉस्ट कंसेप्ट। तो भैया ये कॉस्ट होता क्या है? देखो, कोई भी चीज आपको प्रोड्यूस करनी है, आपको लेट्स से ये एसी का रिमोट प्रोड्यूस करना है, एक एसी प्रोड्यूस करना है, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगने वाली है। इससे पहले के चैप्टर में हमारा कंसर्न था कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं मिनिमम इनपुट में। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली हम इनपुट वर्सेस आउटपुट का, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम इनपुट वर्सेस आउटपुट का कंपैरिजन कर रहे थे। हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती कितनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए में हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट लेंगे। ठीक है, आ जाना भैया मीनिंग पे। सो द बिजनेस डिसीजन आर जनरली बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू और फॉल्स के लिए पॉइंट आ सकता है। बिजनेस डिसीजन आर जनरली बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रू। तो अगर आप कोई एक बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना कॉस्ट आता है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का, दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कंसिडर्ड। तो ये पहला एमसीक्यू आपका यहीं पे कवर होता है। डाल देता हूं और एक सिंगल मोबाइल बनाने की कोशिश करूं तो हो सकता है एक मोबाइल की कॉस्ट 100 करोड़ 200 करोड़ आ जाए, पर जब मैं बल्क प्रोडक्शन करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट गिर जाएगी। तो यहां पर वो वही कर रहे हैं कि कॉस्ट एनालिसिस में हमें यही चीज करनी है कि जो एक आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन डिसाइड हो गया है, अब उस पर हमें एक ऑप्टिमम कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट भी डिसाइड करनी है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना। इन अनदर वर्ड, कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द फाइनल, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो बात बहुत सिंपल है। अब तक हमने प्रोडक्शन, साक्षी जो बार बार ये ऑफलाइन हो रहा है, बेसिकली यहां पे वेदर कंडीशन क्लियर नहीं है, ये रीजन से हो रहा है। नो डाउट मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और बाद में अपलोड भी करूंगा। ओके, सो अब तक हमने क्या समझा? जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट निकालनी, सिंपल सेंस में हम कॉस्ट निकालेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आज का हमारा डिस्कशन यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट रहेगी, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इंप्लिसिट कॉस्ट। ध्यान से देखना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जो आप पॉकेट से पे करते हो। तो मैं एक्सप्लिसिट को आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोल सकता हूं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। और इंप्लिसिट कॉस्ट वो रहती है जो आपकी पॉकेट से आपको पे नहीं करना पड़ता है, बट इट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सर ये क्या बोल दिया आपने? एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो पे करना पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पे करना है। लेकिन इंप्लिसिट कॉस्ट आप बोल रहे हो कि ऐसी कॉस्ट है जो आपको पे नहीं करना है। तो अगर आपको वो कॉस्ट पे ही नहीं करना है तो उसके बारे में डिस्कशन क्यों? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आई एम इन वी स्मार्ट, ठीक है, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 3 years। यहां पर हाइपोथेटिकली ऐसा अज्यूम कर लेते हैं मैं 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं जॉब कर लूं, सीए हूं भाई, जॉब कर लूंगा। तो अगर मैं जॉब करता हूं तो मैं 80,000 कमा सकता हूं। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या मुझे ऑप्शन ए वी स्मार्ट में रहना चाहिए
या ऑप्शन बी जॉब करना चाहिए? फटाफट कमेंट करके बताना, क्या मुझे जॉब करना चाहिए या मुझे वी स्मार्ट में रहना चाहिए? गुड इवनिंग एवरीवन। एनीवन? क्या करना चाहिए मुझे? यश बोल रहा है ए, मुझे वी स्मार्ट में रुकना चाहिए। यश, तू वी स्मार्ट में मुझे रुकने का ऑप्शन शायद इसीलिए बोल रहा है बिकॉज आई एम अर्निंग 1 लाख एंड यू हैव कंपेयर्ड दिस विथ 80,000। अब मुझे बताओ, क्या मैं जब वी स्मार्ट में काम कर रहा हूं ये मुझे 80,000 मिल रहे हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं मिल रहे सर। सर आप वी स्मार्ट में काम कर रहे हो तो आपको एक ही जगह से पेमेंट मिलेगा ना, आपको जॉब से पेमेंट थोड़ी मिलेगा। हाउएवर दिस 80,000 वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग वेयर टू स्टे। तो ऑल्दो ये मेरी पॉकेट में आया नहीं, ऑल्दो इम्प्लिसिट कॉस्ट मेरी जेब से गया नहीं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर मान लो ये 80,000 का 1,80,000 होता तो शायद मैं ऑप्शन बी में शिफ्ट हो गया होता। शुभांगी जैन बोल रही है जॉब बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अज्यूम करो यहां भी स्टेबिलिटी है, ठीक है, अज्यूम करते हैं दोनों जगह स्टेबिलिटी है। तो ऑल्दो मैं एक ही ऑप्शन को कंसीडर कर रहा था, ऑप्शन ए को, हाउएवर दिस फिगर वॉज इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट होती है जो तुम्हारी जेब से तो नहीं जाती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बात समझ में आई? ओके आइए जी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या भैया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो तुम्हारी जेब से जाता है। वी नो दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के केस में हम पे करते हैं रेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। लैंड के केस में हम क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। प्रेम, यस इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। अगर तुम आगे देखोगे, अगर तुम आगे देखोगे तो यहां पे उसका नाम लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आया नहीं हूं वहां तक अब तक। लैंड, लेबर, कैपिटल के केस में तुम क्या देते हो? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के केस में क्या मिलता है तुमको? प्रॉफिट। ठीक है, मुझे बताना, मुझे बताना, ठीक है, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो मुझे बताना। अगर तुमने लैंड के केस में रेंट पे किया है थर्ड पार्टी को, अज्यूम करो तुमने ना एक लैंड लिया है, ठीक है, पार्किंग इसके ऊपर तुम रखते हो, पार्किंग करते हो, इसके लिए तुम ना ये मिस्टर एक्स को पेमेंट करते हो, अपनी जेब से पैसा देते हो। तो मुझे बताओ ये पेमेंट टू थर्ड पार्टी इंप्लिसिट कॉस्ट है या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? पेमेंट ऑफ रेंट टू थर्ड पार्टी, इज इट इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट। एवरीवन इज सेइंग एक्सप्लिसिट। क्यों भाई एक्सप्लिसिट क्यों? बिकॉज सर, बिकॉज पेमेंट, पेमेंट इज इन्वॉल्व। डिड यू गेट दिस? बिकॉज पेमेंट इज इन्वॉल्व। अच्छा मुझे बताना, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा खुद का लैंड हो, उस लैंड के ऊपर तुम पार्किंग करते हो। बताओ इस केस में तुम किसी को पेमेंट कर रहे हो क्या? थर्ड पार्टी को? नहीं। तो इस केस में ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये बन जाएगा इंप्लिसिट कॉस्ट। सर कैसे बना इंप्लिसिट कॉस्ट? बिकॉज तुम लैंड यूज कर रहे हो, लैंड के केस में तुम्हें रेंट पे करना चाहिए था, लेकिन ये रेंट किसी थर्ड पार्टी को नहीं पे करा, तुम्हारी जेब से कोई पैसा नहीं गया, ठीक है, तो ये बन गया इंप्लिसिट कॉस्ट। तो सर बताइए ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिसीजन मेकिंग के लिए? अरे मुझे एक बात बताओ,
तुम इस लैंड को यूज कर रहे हो और इससे बेनिफिट कमा रहे हो 10,000 का, ठीक है। ऑल्दो तुम ये 10,000 किसी को पे नहीं कर रहे हो, इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट है। पर हो सकता था कि कोई थर्ड पर्सन आके बोलता कि भैया मेरे को रेंट पे लैंड दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा, तो हो गया ना यहां पे डिसीजन मेकिंग। ऑल्दो ये वाली कॉस्ट मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैंने बोला इम्प्लिसिट कॉस्ट है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैं यूज कर रहा हूं तो 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, पर अगर मान लो किसी थर्ड पर्सन को देता तो 20,000 का बेनिफिट होता। आई डोंट नो वाई सम गाइज आर कॉलिंग, मतलब कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट है कॉल कर रहा है यहां पर नेटवर्क ब्रेक करने के लिए। अंकिता मैंने ऑलरेडी सारी चीजें पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो लैंड के केस में तुम रेंट पे करते हो। अगर ये रेंट किसी थर्ड पार्टी को पे किया तो तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, और अगर जेब से पैसा गया, अगर जेब से एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो बन गया एक्सप्लिसिट। अगर तुम्हारे पॉकेट से कोई कॉस्ट नहीं जा रही है वो बन गया इम्प्लिसिट। बात समझ में आई क्या यहां तक? तो चलो वापस चलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट विच इन्वॉल्व द पेमेंट, देखो क्या लिखा है, कॉस्ट जिसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व रहता है, टूवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब मुझे एक बात बताना, तुमने अकाउंट्स पढ़ा है, अगर तुम किसी को पेमेंट करते हो, तुम रेंट का पेमेंट करते हो, तुम वेजेस देते हो, तुम सैलरीज देते हो, तो क्या इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो? ऑब्वियसली यस। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में तुम्हारी जेब से पैसा जाता है, सो इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इम्प्लिसिट कॉस्ट तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, उसमें तो जेब से पैसा जाता ही नहीं, और अगर पैसा जाता नहीं तो बुक्स में क्या खाक रिकॉर्ड करोगे? सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आई होप दिस मच इज क्लियर। मैंने क्या बोला? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में पेमेंट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में पेमेंट नहीं होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है। एग्जाम्पल देना सर एक्सप्लिसिट का। रेंट का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, एक्सेट्रा। सर इम्प्लिसिट के एग्जाम्पल देना। इम्प्लिसिट का एक ही बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बताना। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के केस में तुमने दे दिया रेंट, लेबर के केस में दे दिया तुमने वेजेस, कैपिटल के केस में दे दिया इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के केस में आता है प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, मैंने बिजनेस किया, सबका पेमेंट कर दिया, ठीक है, अब मेरी जेब में कुछ पैसे बचे हुए हैं, क्या ये पैसा मैं किसी को देने वाला हूं या खुद के पास ही रखने वाला हूं? अगर ये मैंने खर्च किया, किसी और को दिया, तो भैया ये बन जाएगा एक्सप्लिसिट। अगर मैंने किसी को नहीं दिया और अपने पास ही रखा तो बन गया इम्प्लिसिट। तो तुम मुझे बताओ, एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट बचता है वो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? सिंपल सी चीज है, एक्सप्लिसिट मतलब जेब से पैसा किसी को देना, इम्प्लिसिट मतलब किसी को पैसा नहीं देना। तो एंटरप्रेन्योर के केस में जो एंड में प्रॉफिट बचता है, क्या ये किसी को देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? साक्षी सेइंग इम्प्लिसिट। तो एंटरप्रेन्योर के केस में जो प्रॉफिट एंड में बचता है, इट इज नथिंग बट द इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर आपने ये भी बोला था इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट रहती है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो क्या प्रॉफिट डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई हाँ, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अरे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी 100 रुपए प्रॉफिट कमाने की और तुमने कमाया 10 रुपए, बताओ धंधा करोगे या नहीं? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। सो योर प्रॉफिट विच इज इम्प्लिसिट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, हाउएवर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब तुम्हारा बहुत भयंकर सवाल आएगा, सर प्रॉफिट तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रॉफिट अलग है। वो प्रॉफिट एक रेसिडुअल फिगर बच के आता है, बैलेंसिंग फिगर बच के आता है तुम्हारे एक्सपेंडिचर और तुम्हारी इनकम के अगेंस्ट। प्रेम तुम्हारा डाउट नहीं समझा। सर बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट से सेपरेट एंटिटी होता है। हाँ ना, मैंने कब मना किया? तो लेट्स से बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, योर बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग 20% प्रॉफिट, but your business is not earning 20% profit. So now tell me, is it important for decision making from entity's point of view? Of course it is important.
ठीक है, अब एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या फिर आउटले कॉस्ट। आउट वर्ड से समझ में आ रहा है, जेब से जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट या आउटले कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं नोशनल, ठीक है, नोशनल यानी फॉर नेम सेक। इम्प्यूटेड यानी डाली हुई कॉस्ट, सिर्फ कंसीडरेशन पर्पस के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तुमने 12th में पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल तो रिकॉर्ड होता है ना, किधर रिकॉर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल? अगर तुम अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से बोल रहे हो किधर रिकॉर्ड करते हो उसको? वो तुम्हारा ड्राइंग्स पार्ट में जाता है, ड्राइंग्स या फिर तुम्हारा कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, पर क्या वो खर्चे की तरह रिकॉर्ड करते हो तुम? सर ये वीडियो सेव होगा क्या यूट्यूब पर? अशोक अग्रवाल, अगर मैं लाइव आकर पढ़ाने के लिए इतने एफर्ट्स ले रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लाइव पढ़ो, क्योंकि मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा कि ये वीडियो मैं डालूंगा या नहीं डालूंगा, बट सिंपल सी चीज है, अगर मैं लाइव लेने का एफर्ट्स ले रहा हूं तो तुम्हें लाइव बैठना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। थियोरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया कॉस्ट कितनी आने वाली है एक प्रोडक्ट की। फिर हमने देखा कि कॉस्ट कितनी आने वाली है, ये समझने के लिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, जो तुम्हारी जेब से तुम पे करने वाले हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, जो तुम पे नहीं करने वाले हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए मैंने, अगर थर्ड पार्टी को तुम पेमेंट करते हो तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं करते हो तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं होगा। अब एक डाउट था, सर इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल तो रिकॉर्डेड होता है। अब एक बात बताना, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ओन कैपिटल मतलब मैंने मेरे धंधे में पैसा लगाया। अज्यूम करो कि मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, तो कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, उसके लिए तो मैं थर्ड पार्टी हो गया। अगर कंपनी मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट रिकॉर्ड कर रही है तो कंपनी के एंगल से तो मैं थर्ड पार्टी हुआ ना, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया। पर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, ठीक है, मैंने खुद का पैसा खुद के धंधे में लगाया और खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। चाहता तो मैं किसी और को ये पैसा दे सकता था, उस पर इंटरेस्ट कमा सकता था, बराबर है कि नहीं? तो वो हो गया इम्प्लिसिट। पेमेंट हुआ क्या? क्या मैंने खुद के धंधे में खुद को इंटरेस्ट निकाल के दिया? क्या नहीं, मैं बचा कुछ एंड में प्रॉफिट ले लिया। दिस इज सीए फाउंडेशन। तो यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंट्स क्या होता है बच्चों? अकाउंट्स मतलब जो तुम रिकॉर्ड करते हो। अभी तो मैंने बताया कौन सी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, तुम रिकॉर्ड करते हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और आई कैन से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट, इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। सर हमें यह तो समझ में आ रहा है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, इंप्लिसिट कॉस्ट को क्यों रिकॉर्ड किया आपने? इंप्लिसिट कॉस्ट तो एक ऐसी कॉस्ट है जो आपने पे भी नहीं करी है। अरे लेकिन हमें बहुत सारे डिसीजन बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करके लेने पड़ते हैं, इसलिए इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन भी कंसिडर करना पड़ता है। इंप्लिसिट कॉस्ट क्या है? इंप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो जेब से नहीं पे करनी है तुम्हें, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। और अगर तुम्हें कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो तुम्हें पैसे प्लस नो पैसे, यानी कि मनी प्लस नो मनी, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए नाम से समझ में आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट में हर बार सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। अगर तुम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाओगे तो हमने वहां पे यूटिलिटी की बात करी है, हमने वहां पे पैसों की बात नहीं करी है। वहां पे कार्डिनल अप्रोच भी है, वहां पे ऑर्डिनल अप्रोच भी है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर पैसे की बात भी करेंगे, और जहां पैसे नहीं है पर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, वो भी कंसिडर करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग के लिए एक्सप्लिसिट है, पर इकोनॉमिक के लिए एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों है, ये चीज याद रखना।
मैं सब रिपीट ही तो कर रहा हूं, मैं चार चार पांच पांच बार रिपीट कर रहा हूं एक चीज। एक है तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो क्लास को, बार बार फालतू की डाउट पूछ रहे हो, ये सारी चीजें तुम बाद में भी पूछ सकते हो स्टूडेंट से। मैं क्वेरी एंटरटेन नहीं करूंगा फालतू की, चाहे कोई सेशन अटेंड करे या ना करे, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंट्स मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कौन सा करते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में याद रखना यूटिलिटी के अंदर अपन पैसे की बात करते भी हैं कार्डिनल अप्रोच में, लेकिन ऑर्डिनल में बात नहीं करते हैं। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर तो हमें सर सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। एक्सप्लिसिट यानी कि पेमेंट जिसमें हो रहा है, इंप्लिसिट जिसमें पेमेंट नहीं हो रहा है बट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, दोनों चीजें कंसीडर करेंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज अपने लिए, ठीक है। देखना, लैंड के केस में तुम क्या पे करते हो, रेंट। अगर रेंट तुम थर्ड पार्टी को पे करते हो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पर अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो क्या खुद को ही रेंट पे करोगे, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो अगर ओन लैंड है तो पेमेंट करना है क्या उस लैंड के लिए, रेंट नहीं, तो वो बन गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है, थर्ड पार्टी को पेमेंट जा रहा है एक्सप्लिसिट, थर्ड पार्टी को पेमेंट जा रहा है एक्सप्लिसिट, पेमेंट टू सेल्फ इम्प्लिसिट। लैंड खुद का है, इम्प्लिसिट। लेबर, अगर मैंने धंधे में लेबर लाया तो उसको वेजेस और सैलरी देना पड़ेगा, मतलब थर्ड पर्सन को पैसा देना पड़ेगा। पर मैंने खुद के ही घर के लोग बिजनेस में लगा दिए, खुद ही मेहनत कर रहा हूं मैं बिजनेस के अंदर, तो क्या खुद को सैलरी दूंगा मैं, नहीं, तो वो बन गया इम्प्लिसिट। कैपिटल देखना, अगर बैंक से लोन लेकर आए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो थर्ड पर्सन को पेमेंट हो रहा है, वो बन गया एक्सप्लिसिट। पर खुद का ही पैसा धंधे में लगा दिया, क्या खुद को इंटरेस्ट देते बैठूंगा, बिल्कुल नहीं, इम्प्लिसिट। प्रॉफिट, तुम ही बताओ, क्या जो पूरा बिजनेस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बचता है, क्या मैं किसी थर्ड पार्टी को देता हूं, अरे नहीं सर, प्रॉफिट तो कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाता, वो तो रेसिडुअल अमाउंट है, वो तो हमारे पास ही रहेगा। अरे मैंने बिजनेस किया, मैं क्यों किसी को प्रॉफिट दूं, मेरा, मैंने तो सबको, लेबर को वेजेस दे दिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, मैंने तो सर रेंट भी दे दिया, अब बचा कुचा किसका, मेरा। तो ये जो बचा हुआ पैसा किसी को देना है क्या, नहीं, और अगर नहीं देना है तो क्या बन गया, इम्प्लिसिट। तो याद रखना, प्रॉफिट कभी भी एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट हमेशा इम्प्लिसिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो इसलिए कहलाया जा सकता है अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। अभी तो कुछ लोग पढ़ नहीं रहे हैं और डेली का शेड्यूल पूछते जाते हैं, इसलिए लाइव में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर में बड़े आराम से टीचर पढ़ाता है, डिस्टर्ब मत करो ये चीज को लेके, डेली रूटीन वगैरह के बारे में। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, इतने दिन से तुम जूम सेशन पे आ रहे हो, आज मेरे सेटअप पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, सेटअप कैसा लग रहा है, आवाज वगैरह कैसी आ रही है, ये सारी चीजें बताओ 2 मिनट में मुझे, ये सेटअप वगैरह कैसा लग रहा है। एकदम बढ़िया, मस्त मस्त मस्त। लवेश वाले, चल लवेश चल, तू तो इंटर का स्टूडेंट है, यहाँ कर क्या रहा है तू, इंटर के स्टूडेंट भी आ जाते घूमते फिरते भटकते हुए, बढ़िया। हाँ जी, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आई एम ओपन फॉर क्वेरीज, कोई भी जनरल क्वेरी, कोई भी जनरल डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। रिवाइज पूरा चैप्टर होने के बाद अपन करेंगे। हाँ हाँ चलो, अब बताओ, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो मुझसे पूछे।
देखो अपना इकोनॉमिक्स में टारगेट 50 to 55 मार्क्स का होना चाहिए, वो तो बड़ी आसानी से भी आ जाएंगे। लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आगे जाके ना वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आने वाला है। यू वोंट बिलीव, फाइनल और इंटर लेवल पे कॉस्टिंग में सबसे लेंदी चैप्टर होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, तो अब ये आईएनजी वर्ड को हटा देता हूं, तो देखो ये जो टॉपिक है कैसे बनता है, मार्जिनल कॉस्ट से। वो आज अपने को पढ़ना और समझना, और लाइफ में हर बार मार्जिनल वर्ड को यूज करते आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपिटल वाला पॉइंट रिपीट कर दो, कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताओ प्लीज। पहले मैं आयुष की डाउट क्लियर कर देता हूं। आयुष, कैपिटल वाला पॉइंट ऐसा समझ, तूने बैंक से लोन लेकर आया है, तो क्या लोन के केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को? क्या वहां पे बैंक में कोई चाचा जी बैठे जो इंटरेस्ट को वेव कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी किस्मत विजय माल्या जितनी अच्छी थोड़ी है। वैसे बता दो तुम्हें, विजय माल्या इंडिया आ चुका होगा अब तक, कल तो न्यूज थी। एनीवेज, तो तुम्हारा इंटरेस्ट वेव होगा क्या? नहीं। तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है क्या? यस। किसको पे करोगे? बैंक को। तो जेब से पैसा जाएगा, तो अगर जेब से पैसा गया तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पर अगर मान लो तूने तेरे ही जोड़े हुए पैसे बिजनेस में लगा दिए, तो क्या तू खुद को इंटरेस्ट देगा? एक जेब से पैसा निकालेगा और दूसरी जेब में डालेगा, बोलेगा मैंने खुद को इंटरेस्ट दे दिया? नहीं। तो कैपिटल के केस में जो इंटरेस्ट रहता है, अगर थर्ड पार्टी को पे कर रहा है तो एक्सप्लिसिट, अगर मान लो खुद का पैसा यूटिलाइज कर रहा है तो इम्प्लिसिट। इसके बाद मुझसे पूछा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैंने बताया ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, अगर तू पैसा ड्रॉ कर रहा है बिजनेस से और उसके ऊपर तुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए तो वो इनकम हुई। हम तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहां पे। बात समझ में आ रही है भैया? बिजनेस समझो ये है, और तू है बिजनेस चलाने वाला। तूने बिजनेस से पैसा ड्रॉ किया, तो बिजनेस को तू इंटरेस्ट देगा। तो तेरे लिए वो क्या है? तेरे लिए वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्यों भैया? क्योंकि ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, तो एक्सप्लिसिट है। और वो बताओ, वो वाला इंटरेस्ट यहां पे रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नो, इट इज इम्प्लिसिट सर। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, प्लीज आंसर। दीपक सर, जूम में कैसे क्लास ज्वाइन करे? करण सर से कांटेक्ट करना उसके लिए। सर क्लास फ्री है क्या? तुम पैसे दोगे क्या? अगर दोगे तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूं। आती हुई लक्ष्मी को मैं कभी मना नहीं करता, पर वैसे तो फ्री है। पीडीएफ वी स्मार्ट पर है, पीडीएफ वी स्मार्ट पर है। सर एक्सीडेंटल लॉस इज इम्प्ली, ओ भैया तुम ये चीजें मत पूछो मुझसे, तुम बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल सी चीज है, बुक्स में अगर रिकॉर्ड कर रहे हो एक्सप्लिसिट, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो इम्प्लिसिट। चलो जी, अब तुम्हारी क्वेरी इररेलेवेंट होते जा रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बहुत सिंपल है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं वी स्मार्ट में, लेट्स से आई टीच यू इन वी स्मार्ट एंड आई अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ। देखो मैं कितना गरीब हूं, सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था जॉब। जॉब में मैं कमा रहा हूं 90,000। मुझे डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है मुझे। बताओ क्या डिसीजन लूंगा? अभी तुमने थोड़ी देर पहले बताया था सर वी स्मार्ट का डिसीजन लोगे, पर ये डिसीजन कंसिडर करते टाइम क्या मैंने सेकेंड अपॉर्चुनिटी को, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को कंसिडर किया? सो ये जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन रहता है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन ऑप्शन। देखो मैंने वी स्मार्ट में रहने के लिए इसको फॉरगो कर दिया, मैंने वी स्मार्ट में 1 लाख कमाने के लिए 90,000 गवा दिए, 1 लाख कमाने के लिए 90,000 गवा दिए। सो दिस इज द कॉस्ट और ऑप्शन फॉरगॉन। ये मैंने खो दिए, ये मैंने गवा दिए, पर वी स्मार्ट में टिके रहने का डिसीजन मैंने इसके बेसिस पर लिया, तो इस कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको समराइज करता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन।
इट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो ऑल्दो मैं वी स्मार्ट में हूं, पर क्या ये 90,000 मेरे दिमाग में थे डिसीजन लेने के टाइम? यस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। या फिर उसको बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या फिर द कॉस्ट फॉरगोन, बहुत सारे नाम हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसी कॉस्ट है, ठीक है, जो तुमने इनकर नहीं करी है, जो तुमने अर्न भी नहीं करी है, पर तुम उसको कंसिडर करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से ये तुम्हारे पास फोन है वन प्लस लेते टाइम तुमने, अभी एक मोटोरोला का फोन आया है रेजर, RAZR, शायद वही नाम है, फोल्डिंग वाला फोन है। तो तुमने वन प्लस खरीदते टाइम रेजर को भी कंसिडर किया था। ऑल्दो रेजर खरीदा नहीं तुमने, इसको नहीं खरीदा, पर ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था तुम्हारे पास। वन प्लस नहीं लेते, चलो रेजर तो बहुत महंगा फोन हो गया, अपन बात करते हैं वन प्लस की जगह, वन प्लस के बाद अपन बात करते हैं आईफोन की, ठीक है। ये आधा खाया हुआ एप्पल तुम्हारा, जिसको खरीदने के लिए तुमने किडनी बेच दी अपनी। तो जब वन प्लस ले रहे थे तब तुमने कंसीडर करा एप्पल के आईफोन को भी, तुमने खरीदा नहीं इसको, क्योंकि तुम्हें अपनी किडनी भी तो प्यारी है, पैसे तो प्यारे हैं ही, पर किडनी भी प्यारी है। तो जब तुमने वन प्लस खरीदा, तुमने इसको भी कंसीडर किया, इसकी कॉस्ट को भी कंसीडर किया। इसकी कॉस्ट थी 50,000, इसकी कॉस्ट थी लेस से 51,000। तुमने एक ही फोन खरीदा 50,000 का, क्या तुमने ये फोन खरीदा? नहीं, बट तुमने इसको डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर किया। ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी, ओमकार पवार ने बोला है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोया उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मुझे पता है, लेकिन ये डायलॉग मेरा नहीं है, इसलिए मैं यूज नहीं करता। एनीवेज बहुत अच्छा है ये। सर प्लीज टेल दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इज रिकॉर्डेड इन बुक। पुनीत, अगर बुक्स में रिकॉर्ड है, अगर बुक्स में रिकॉर्ड किया है तो इम्प्लिसिट, अगर रिकॉर्ड नहीं किया है, सॉरी रिकॉर्ड किया है तो एक्सप्लिसिट, रिकॉर्ड नहीं किया है तो इम्प्लिसिट। सीधी बात है, रिकॉर्ड किया एक्सप्लिसिट, रिकॉर्ड नहीं किया इम्प्लिसिट। वापस से बोलता हूं, पता नहीं किस चीज की कंफ्यूजन हो रही है। अगर बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है तो इम्प्लिसिट, तूने रिकॉर्ड कर दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करके, एक्सप्लिसिट। Sir, but in class 12 we have studied the opportunity cost referred to the next higher income. अरे मेरे भाई, तू ही मुझे बता, हम यहां पर चैप्टर की बात कर रहे हैं कॉस्ट, ठीक है। एक की कॉस्ट आ रही है 50, एक की कॉस्ट आ रही है 49। कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेगा? 49 वाली। एक की इनकम आ रही है 50, एक की इनकम आ रही है 51। कौन सी इनकम कंसीडर करेगा? 51। तो कॉस्ट के केस में लीस्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, इनकम के केस में हाईएस्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की, तू बात कर रहा है इनकम की, हम दोनों एक पेज पे थोड़ी हैं। बच्चों ये मेरे को ना शाउट आउट का मतलब नहीं समझता, पर यहाँ पे बोला है ऋषभ सोनी का शायद नाम लेना है, तो ऋषभ सोनी हाय। ये शाउट आउट का मतलब मुझे कभी समझाना तुम लोग, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे मेरा आईडी भी याद नहीं है, शायद CA_ आदित्य शर्मा है, वहां पर मुझे समझाना। वहां पे मैं काफी देखता हूँ शाउट आउट के बारे में, पता नहीं क्या होता है। ऐसा लगता है पिछली जनरेशन का हूं तुम लोगों के सामने। तुम लोग स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सारी चीजें देखते हो, ये मेरे को समझता ही नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब है कि ऐसी कॉस्ट है जो इनकर नहीं करते हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सर इसको इनकर नहीं करते हैं, मतलब ये जेब से नहीं जाता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सर क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कह सकते हैं? हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं कह सकते। ये देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सो ये वही है, पर थोड़ा डिटेल में बताया।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द सेक्रीफाइस मेड। सेक्रीफाइस मेड, सर सेक्रीफाइस कब किया? अरे भैया वी स्मार्ट में रहने के लिए मैंने जॉब सेक्रीफाइस किया कि नहीं? तो सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी अराइज होगी जब तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर एक ही ऑप्शन रहता जॉब, ठीक है, तो क्या मैं वी स्मार्ट में आता? क्या मैं वी स्मार्ट में होने वाली अर्निंग कंसिडर कर पाता? नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी आएगी जब ऑप्शन है। इसको स्टार मार्क कर लो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एके। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जब लाइव क्लास रहती है ना तो एक माहौल ही अलग रहता है। वहां पे हम स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, उसके बाद स्टूडेंट की तरफ से भी एक बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स अच्छे वाले मतलब खतरनाक वाले भी आते हैं। कई बार टीचर ऐसे हैंग हो जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। तो लाइव क्लासेस का बहुत मजा है। तो मुझे बहुत दुख है कि इस बार लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है, जो भी रीजन से। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें 100% आउटपुट मिले उस चीज का। लोन गिवन विच टाइप ऑफ कॉस्ट? मेरे को एक बात बता, कौन है? अजीत विजयपुरे। तूने मुझे लोन दिया, इसमें कॉस्ट किधर है? तूने मुझे लोन दिया 1 लाख रुपए का, मैंने तुझे 1 लाख रुपए लौटा दिया। बता तूने कुछ कमाया क्या इसमें? बता मैंने कुछ गवाया क्या इसमें? तो लोन इज नॉट अ कॉस्ट। लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट। अजीत, इज इट क्लियर? सर जब 2 से अधिक ऑप्शन होंगे तब? हां तब भी इंद्रजीत, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मैं जॉब करता तो 90,000 कमाता, ठीक है। मैं वी स्मार्ट में रहता 1 लाख कमाता। मैं प्रैक्टिस करता 2 लाख कमाता। मैं बिजनेस करता 3 लाख कमाता। तो मुझे बताओ कि मैं अभी क्या चूज करूंगा? सर ऑब्वियसली बिजनेस। मैं कहीं ना कहीं इसको भी कंसीडर करूंगा, इसको भी कंसीडर करूंगा, इसको भी कंसीडर करूंगा, पर फटाफट मुझे बताना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? 2 लाख रुपीस। सो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दूंगा? बिजनेस वर्सेस प्रैक्टिस। सो ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चूज करना है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेस्ट कौन सा है? ये। नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? ये। ठीक है। अवेश, लेक्चर सेव होगा नहीं होगा तेको तो बैठना ही पड़ेगा। हर 2 मिनट में तू मुझे हेलो बोलेगा। तू यहां से उठकर गया तो तेरा आईडी ब्लॉक करवा दूंगा। बहुत नालायक है तू। चलती क्लास में, लाइव क्लास का स्टूडेंट है अवेश, बड़ा तंग करता है, बड़ा नालायक है ये, ठीक है। जूम मीटिंग में भी तंग करता है। हर 2 मिनट में, हर 2 या 5 मिनट में अवेश मेरे को तेरा हाय चाहिए, ठीक है। हाय बोले तो हाय मत लगा देना, हाय। हाँ जी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगभग क्लियर हुआ। जस्ट हैव अ प्ले इन रीडिंग। ठीक है। इट इज द कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखो अलग अलग नाम यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मैंने बिजनेस के चक्कर में प्रोफेशन खो दिया तो मिस कर दी वो अपॉर्चुनिटी। इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसी दैट वाज चूजन एंड दैट वाज रिजेक्टेड। वापस से सेम चीज बोल रहे हैं, जो चूज किया वर्सेस जो तुमने खो दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट। ये हमें बचपन से पता है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंप्लिसिट कॉस्ट। और इंप्लिसिट कॉस्ट के केस में कोई कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता। और अगर कैश पेमेंट नहीं करना है, कैश है ना बैंक ट्रांसफर भी, और अगर कोई पेमेंट ही नहीं करना है, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बात समझ में आई क्या? और एक एग्जांपल देख लेना। अ पर्सन क्विट्स हिज जॉब, एंटर इनटू बिजनेस। बंदे ने क्या किया? जॉब छोड़ दिया। उसकी 90,000 की सैलरी थी, वो गवा दी, ठीक है। हियर द सैलरी फॉरगॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट कंस्टिट्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो उसने खो दिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर लाइट नहीं है इधर। सर अगर परचेस या इनकम के टाइम पे हूं, वो चीज कंसिडर करते हैं जिसमें प्रॉफिट हो।
देन इट इज ऑल्सो इनकम इफ वी सी इन अनदर वे। नहीं समझा, ये क्या नाम है, भूमि शैलेश, नहीं समझा, मुझे तुम्हारा डाउट ही नहीं समझा। अच्छे से डाउट लिखो, मैं बता देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये वो कॉस्ट है जो हमने खो दी, ये वो इनकम है जो हमने खो दी। ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा? सर नहीं होगा। तो सर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा और डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बन गया। यस, इट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे चलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा देता हूं, फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट लेता हूं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, ये जो लिटरेचर यहां लिखा है सब भूल जाओ। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली ये बाम लेकर आया हूं। ठीक है, ये बाम से क्या करते हैं? सिर पे लगाते हैं। सर सिर दर्द होता है तो और भी बहुत मल्टीपल यूजेस होंगे तुम्हारे, मुझे नहीं पता और जानने भी नहीं तुम लोग क्या क्या करते हो। ये व्हाइट व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन में ग्रीन बाम नहीं दिखेगा। सो बच्चों, ये बाम है। ठीक है, ये बाम को बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा? ये कैप लगा होगा। ठीक है, पूरा ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आने के लिए कैप लगा होगा, इसकी मेन बॉडी लगी होगी और इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो लगा होगा। मुझे एक सिंपल सा जवाब चाहिए तुमसे, एक बाम की डब्बी बनाने के लिए एक ढक्कन लगेगा, 2 बाम की डब्बी बनाने के लिए 2 ढक्कन लगेंगे, 10 बाम की डब्बी बनाने के लिए 10 ढक्कन लगेंगे, 10 कैप लगेंगे, 50 बाम बनाने के लिए 50 कैप लगेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा मैं आउटपुट बनाऊंगा उसी प्रपोर्शन में मुझे इनपुट लगेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड रहता है। पर ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी? क्या मुझे एयर कंडीशनिंग भी लगी होगी? ठीक है, क्या मुझे रूम सर्विसेज भी लगी होगी? क्या मुझे इंटरनेट सर्विसेज भी लगी होगी? तो बताओ, ये बाम बनाने के लिए कितना जीबी इंटरनेट लगा, कितनी कॉस्ट इसमें डालूं? बताओ, ये बाम बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट इसमें डालूं? बताओ, कितनी चाय पी है मेरे स्टाफ ने, तो वो वाला खर्चा भी इस पे एलोकेट करूं? वो पॉसिबल नहीं है। कुछ खर्चे डायरेक्टली, जैसे ये ढक्कन, इस पे डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली पता है वो इसको लगने वाला है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कॉस्ट है जो इनकर तो हुई है, इंटरनेट का खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया, हाउसकीपिंग का खर्चा है, तो खर्चा तो हुआ है, पर इस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली कितना लगा ये बताना मुश्किल है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी तुम 1 मंथ के लिए पे करते हो, इंटरनेट कनेक्शन तुम 1 मंथ के लिए लेते हो, हाउस कीपिंग चार्जेस तुम 1 मंथ के लिए पे करते हो, इन शॉर्ट तुम पीरियड के लिए पे करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। सर फिर ऐसी कॉस्ट अलोकेट कैसे करते हैं इस पे? यही तुम्हें इंटर में सीखना है, पर मैं शॉर्ट में बताता हूं। ये जो ऐसी कॉस्ट रहती है जो तुम डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हो, सुनना, अगर कोई कॉस्ट तुम डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकते हो तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, और कुछ खर्चा है जो तुम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। तुम्हारे लायक एग्जांपल देता हूं, अगर तुमने मेरी क्लास में एडमिशन लिया और मैंने तुम्हें एक नोटबुक दी 50 रुपए की, तो डायरेक्टली जितने एडमिशन होने वाले उतनी नोटबुक जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। पर एक बच्चे के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आने वाला है, एक बच्चे पर रेंट का चार्ज कितना आने वाला है, ये बताना मुश्किल है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या सर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही चार्ज करना बच्चों पे? नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी चार्ज होती है। कैसे चार्ज होती है देखो, हम क्या करते हैं, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को, लाइक रेंट, लाइट, इंटरनेट, इन सब की कॉस्ट को जोड़ देते हैं और इसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। यानी एक समुंदर ऐसा जिसके अंदर सारी कॉस्ट डाल दी, समझो इसका टोटल आया 1 लाख। फिर डिवाइड कर देते हैं, मैंने इस महीने में कितने आउटपुट बनाए, लेट्स से मैंने 2 लाख यूनिट बनाए, सो मैं हर यूनिट पे 50 पैसा चार्ज कर दूंगा। प्लस ये ढक्कन का 1 रुपया लगा सर ये बाम जो इसके अंदर डाला वो 2 रुपए का था, सर इसको जो मेन बॉडी थी वो 3 रुपए की थी, तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाती है और ये डायरेक्टली चार्ज नहीं होती है, इसे हम कॉस्ट पूल में डालते हैं।
उसके बाद अपोर्शन करते हैं, अलोकेट करते हैं। सर पॉलिसी वाला पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन। मुझे नहीं पता मैंने पॉलिसी वाला कौन सा पॉइंट बोला। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या है, डायरेक्टली आउटपुट से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देता हूं, लेट्स से ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल बनाने के लिए मैं प्रोड्यूसर, मुझे कुछ खर्चा आया होगा, मैंने ना पूरा एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री के अंदर स्टाफ रखा, फैक्ट्री के अंदर मैंने लेबर रखा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई, एसी लगाया, सोफा वगैरह लगवाया जो एक साल भर बाद में निकाल देता हूं, इंटरनेट वगैरह लगवाया, टीवी वगैरह लगवाया, हाउसकीपिंग रखा, ठीक है, प्लस ढक्कन परचेस करता हूं। तो ये जो कैप है, ठीक है, ये कैप 2 रुपए की है, ठीक है, तो क्या ये 2 रुपए में डायरेक्टली बॉटल के खर्चे पर चार्ज कर सकता हूं? ऑब्वियसली। क्यों चार्ज कर सकता हूं? क्योंकि ये जो है स्पेसिफिकली इसी के लिए यूज हो रहा है। पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसकीपिंग चार्जेस है, अब मुझे बताओ ना बॉटल पे कितना चार्ज करूं, मुश्किल है। ये ढक्कन का तो स्ट्रेट अवे समझ में आ गया क्योंकि वो डायरेक्टली उसी के लिए यूजफुल था। ये बॉडी का तो स्ट्रेट अवे समझ में आ गया क्योंकि वो सिर्फ इसी के लिए यूजफुल थी। लेकिन मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी तो हर कोई यूज कर रहा था, पर है तो मेरा खर्चा, मुझे बेचनी है बॉटल, इस पे कैसे चार्ज करूं? तो मैंने क्या किया, सारे खर्चों को जोड़ लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, जो अमाउंट आया वो इस बॉटल में चार्ज कर दिया। रॉ मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं सर। यस, रॉ मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नोटबुक बनानी है तो नोटबुक बनाने के लिए पेपर इज अ रॉ मटेरियल। तो मुझे पता है कि 50 पेजेस से अगर ये बुक बन रही है, ठीक है, तो 50 पेजेस की कॉस्ट सीधा का सीधा इस बुक पे डालनी है। पर इसको बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगी है, कैसे जोड़ू इस पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा? तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ध्यान देना। डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ट्रेस करना मतलब क्या होता है? ट्रेस मतलब लेट से ये चोर है, ठीक है, ये इसके हाथ में चाकू है, मर्डरर ने चोर है और इसके पीछे पुलिस भाग रही है, ठीक है, तो ये जिस जिस रास्ते जा रहा है अगर मैं उसको फॉलो कर पाया तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एबल टू ट्रेस हिम। पुलिस करती है ना ट्रेस, यानी कि अगर कोई अपराधी भाग जाता है, अब तुम बोलोगे सर ये पुलिस चोर अपराधी कहां से, आजकल मैं क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखता हूं, तो अगर मैं उसके ट्रेल को पकड़ पाया, उसने क्या क्या किया उस चीज को पकड़ पाया, तो मैं बोलूंगा मैंने उसको ट्रेस कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। और कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं जो समझ में नहीं आता किस पे कितना चार्ज करे। तुमने मेरी क्लास में एडमिशन लिया, 50,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, सारा का सारा तुम पे चार्ज कर दूंगा क्या? नहीं। पर तुमने मेरी क्लास में एडमिशन लिया, तुमने मुझसे 5 नोटबुक ली 100 रुपए की, तो क्या तुम पे 500 रुपए चार्ज कर सकता हूं डायरेक्टली? यस। सो क्या मैं ट्रेस कर सकता हूं ये 500 रुपए का खर्चा तुम्हारे ऊपर था? यस। पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करी? तुम कोई मिल गया का जादू थोड़ी हो जो धूप खा रही हो तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर दूं। तो ऐसी कुछ कॉस्ट जो मैं ट्रेस नहीं कर सकता, इनट्रेसेबल रहती, नॉन ट्रेसेबल, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि सीधा प्रोडक्ट पे चार्ज कर देना, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं चार्ज करूंगा, इनडायरेक्टली तो चार्ज करूंगा। जैसे तुम इंटर में जाओगे तो तुम्हें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वहां पे चीज पढ़ने को मिलेगी। आओ पढ़ते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपोनेंट लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोसेस और एन एक्टिविटी। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, वेजेस। अच्छा, ये बॉटल को बनाने के लिए ध्यान से सुनना, मैंने मजदूर लगाया, ठीक है, वो एक दिन में समझो एक ही बॉटल बना पाता है, तो क्या उसका खर्चा मैं डायरेक्टली इस पर डाल सकता हूं? यस। पर मैंने एक और मजदूर रखा है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो दिन भर में और 50 काम करता है, ठीक है, दिन भर में 50 काम करता है, लोडिंग करता है, अनलोडिंग करता है, साफ सफाई करता है, फिर पानी चढ़ा देता है ऊपर, तो क्या उसकी पूरी सैलरी मैं इस बॉटल के ऊपर चार्ज कर सकता हूं? नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा उसने इस बॉटल के लिए कितनी मेहनत करी? तो मैं क्या करता हूं, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलता हूं। जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है डायरेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं उसको इनडायरेक्टली चार्ज करेंगे इनडायरेक्ट। मेरी ड्राइंग में पुलिस और चोर में कोई डिफरेंस नहीं है। अरे भाई, इंसान इंसान में क्या फर्क होगा? दिखने में तो सब सेम ही होते हैं ना। अब ये पुलिस है, ले कैप पिना दी इसको, बस
डेली यही टाइम पे रहेगा, या अगर टाइम चेंज होगा तो करण चंदवानी सर से तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो तुम्हें ब्रीफ आउट करेंगे। हाँ जी, पार्थ अजमेरा। पार्थ 300 रुपए किस चीज के? तूने रेगुलर लेक्चर देखे हैं तो वहां के 300 बोल रहा है, तो तू नालायक हो गया है। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट का रिलेशनशिप कैसे रहता है? डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बॉटल को बनाने के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल लगा, तो 5 किलो रॉ मटेरियल की कॉस्ट सीधा सीधा इस पे चार्ज कर दूंगा। ये बॉटल बनाने के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल लगा, तो 5 किलो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इस पे डायरेक्टली चार्ज कर दूंगा। पर बिजली का बिल भी तो आया है, और आशीष चंचलानी बोलता है ना कि बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? अरे उसका बाप नहीं भरेगा, अपने को ही भरना है, कस्टमर से ही चार्ज करवाना रहेगा। तो ऐसे समय क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे कॉस्ट पूल में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्टली चार्ज करते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस विच आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्लांट और प्रोसेस। हम बता नहीं सकते इस प्रोडक्ट के लिए कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, बता नहीं सकते कितना हाउस कीपिंग की सर्विसेज यूज हुई है, हम बता नहीं सकते कि ऑडिटर ने जो ऑडिट फीस चार्ज करी है वो भी तो एक खर्चा है, इस बॉटल पे चार्ज करना, पर कैसे करें? तुम बोलोगे सर ऑडिटर का पैसा इस पे क्यों चार्ज करना है? सारा का सारा पैसा प्रोडक्ट पे चार्ज करना रहता है, क्योंकि पूरा खर्चा इस पे चार्ज करूंगा तो कॉस्ट पता चलेगी, और फिर बाद में मैं अकॉर्डिंगली बेचूंगा मार्केट में। एग्जाम्पल देखना, फैक्ट्री रेंट। अभी मैंने रेंट पे एक फैक्ट्री ली है 50,000 रुपए में, तो क्या पूरे के पूरे 50,000 इस बॉटल पे चार्ज कर दूं? क्या ये बॉटल 50,000 में बेचूं? कोई लेगा क्या मुझसे? नहीं। तो मुझे हर एक पे, हर प्रोडक्ट पे थोड़ा थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर कॉमन कॉस्ट, दो नॉट क्वांटिफाइबल। क्या बोल रहे हैं? एक प्रोडक्ट पे कितना चार्ज होगा ये बताना मुश्किल तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चार्ज नहीं करूंगा। मुश्किल है बताना इस पे कितना आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं करूंगा, मैं इनडायरेक्टली चार्ज करूंगा। दो नॉट क्वांटिफाइबल, दे मे बियर सम फंक्शनल रिलेशनशिप टू द प्रोडक्शन, मे वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन सम डेफिनेट वे। ये पूरा का पूरा तुम कॉस्टिंग में पढ़ोगे, सीए इंटर में। और इसमें हम क्या करते हैं, ये वर्ड याद रखना, अपोर्शन। अपोर्शन मतलब क्या? टोटल कॉस्ट को इकट्ठा किया, डिवाइडेड बाय आउटपुट, इसको बोलते हैं अपोर्शन। सर बट अगर हम किसी कॉस्ट को ट्रेस नहीं कर सकते, तो सपोज आपने आपकी क्लास की फीस डिसाइड करनी है न्यू बैच के लिए, बट अभी तक कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर नहीं हुए, तो कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, मुझे मेरी क्लास की फीस डिसाइड करनी है ना, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे को सिर्फ अकेला एक ही सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, तो मैं 500 रुपए बुक कॉस्ट इसमें ऐड कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा भाई रेंट कितना आने वाला है, लेट्स से मैं बोलूंगा रेंट आने वाला है 50,000। ठीक है, फिर इसमें हाउस कीपिंग सर्विसेज भी लूंगा, हाउस कीपिंग सर्विसेज 10,000 रुपए पर मंथ आएगी। लेट्स से तुम्हारा कोर्स भी एक ही महीने का है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा इंटरनेट कितने का आने वाला है, इंटरनेट लेट्स से 10,000 का आने वाला है, हाइपोथेटिकल नंबर, ठीक है। उसके बाद और कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? 70,000। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास इस मंथ सिर्फ 10 ही बच्चे आने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, 70,000 10 बच्चों पे डिवाइड कर दूंगा, कितना आता है? 7,000 प्लस 500 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट लगने वाला है, तो मेरी कॉस्ट है 7,500। अब मैं बोलूंगा कि यार मेरे को कम से कम 2,500 तो कमाने, तो मैं पर स्टूडेंट 10,000 चार्ज करूंगा। मजे की बात यह है, ध्यान से सुनना, अगर स्टूडेंट 10 की जगह 100 हो जाते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 1200। अब मैं इसमें 2,500 ऐड करके 3,700 में दे सकता हूं, और ऐसे केस में मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, प्लस मेरा प्रॉफिट पर स्टूडेंट भी इंटैक्ट है। यही कोशिश है, ये सवाल से ना एक जवाब निकल के आता है कि कोशिश यही है कि पहले तो नेचर ऑफ कॉस्ट समझो, ठीक है। जैसे ये था वेरिएबल कॉस्ट, अगर एक स्टूडेंट है तो 500 लगेगा, 2 स्टूडेंट है तो 1,000 रुपए लगेगा बुक्स का कॉस्ट। पर ये जो 70,000 है ना, ये फिक्स्ड था, तो इस चीज को वसूल करने के लिए मैं क्या करूंगा, आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सर जितना आउटपुट यूनिट बना है या जितने सेल हुआ है, जितना बना है
उस पे करेंगे, सेल पे नहीं। आर्यन, थैंक यू सर फॉर यूट्यूब लाइव सेशन, इट इज मोर हेल्पफुल देन जूम सेशन फॉर ऑल। थैंक यू आर्यन, मुझे खुद को ये वाले सेटअप की बहुत आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर पढ़ाना। ऑल्दो मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, मुझे ऐसा लगता है 1000 स्टूडेंट बैठे हैं मेरे सामने, तो ये सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जूम में क्या हो रहा है, मुझे लैपटॉप की स्क्रीन पे काम करना पड़ता है, मैं ही कई बार ब्लर हो जाता हूँ, फिर वो सारी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। बट जूम में भी एक यूटिलिटी है, जूम में मैं तुमसे वॉइस से बात कर सकता हूँ, वीडियो से बात कर सकता हूँ। हाँ जी, तो आई थिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर है तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पढ़ते हैं आगे। फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, नाम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाम में ही सब कुछ होता है। तुम बोलोगे शेक्सपियर ने बोला है कि भैया नाम में क्या रखा हुआ है, भैया नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। नाम अगर तुम्हारा, छोड़ो, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थर्ड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर मैंने बोला था वी स्मार्ट में मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे जॉब के 90,000 मिस करने पड़ेंगे, तो वो 90,000 जो मिस करे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ जी, फिक्स्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड मतलब होता है विच डज नॉट चेंज। फिक्स्ड का मतलब होता है समथिंग विच डज नॉट चेंज। वेरिएबल ये आया है इस वर्ड से वेरी, वेरी मतलब क्या होता है, VERY नहीं VARY, वेरी मीन्स विच चेंजेस। तो फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं करेगी, तुम आउटपुट कितना भी बढ़ा लो या आउटपुट कितना भी घटा लो। और वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो वेरी करेगी तुम्हारे आउटपुट के हिसाब से। अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो कॉस्ट भी कम करेगी। बात समझ में आई? सर नहीं समझ में, एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल लो। मैंने ना ये फैक्ट्री ली है रेंट पे। अब तुम बोलोगे सर ये घर जैसा दिखता है, नहीं ये फैक्ट्री है मेरी। ठीक है, ऐसी फैक्ट्री है मेरी। ये फैक्ट्री मैंने रेंट पर ली है 50,000 रुपीज पर मंथ पे। मुझे बताओ अगर मैंने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी रेंट जाएगा 50,000। अगर मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी रेंट जाएगा 50,000। अगर मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी रेंट जाएगा 50,000। पर यहां पर मैं लेट से बॉटल बनाता हूं, खाली बॉटल। ठीक है, तो अगर मैंने 0 बॉटल बनाई तो मुझे 0 कॉस्ट लगेगी रॉ मटेरियल की। अगर मैंने लेट से रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक फैक्ट्री है बॉटल बनाने की, 50,000 रुपए रेंट पे मैंने फैक्ट्री ले रखी है और उस बॉटल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल लगता है 10 रुपए का। तो अगर मैंने 0 यूनिट बनाया तो भी मुझे 50,000 का रेंट देना है, अगर मैंने 10 यूनिट बनाया तो भी 50,000 का रेंट देना है,
और मैंने 100 यूनिट बनाए तो भी मुझे 50,000 का रेंट देना है. सो कैन आई से रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हुआ फिर? फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. तू लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी बढ़ा ले घटा ले, ये कॉस्ट कम ज्यादा नहीं होगी. अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो तुम ऐसा देखो, यहां ले लो कॉस्ट, यहां ले लो आउटपुट. 0 यूनिट बनाएगा तो भी 50,000 लग रहे हैं, 10 यूनिट बनाएगा तो भी 50,000 लग रहे हैं, 100 यूनिट बनाएगा तो भी 50,000 लग रहे हैं. सो ये रहेगा अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू आउटपुट एक्सेस, क्वांटिटी एक्सेस. If in a factory one labor makes 12 bottle per day, so to find one bottle cost we have to apportion it, then it is called as direct cost. तूने जो apportionment का काम कर लिया ना वो indirect है. ठीक है, अगर तूने वो लेबर एक्सक्लूसिवली रखा है, तूने एक लेबर रखा है, लेट्स से दिस इज मिस्टर ए, ये एक्सक्लूसिवली रखा है, ये दिन की 12 बॉटल बनाता है और 1200 रुपए लेता है, तो पर बॉटल 100 रुपए चार्ज करते आ रहा है कि नहीं तुझे? पर मुझे बता, ये मिस्टर ए 4 और काम करता है, तो क्या सारा के सारे 1200 रुपए तू इस बॉटल पे चार्ज कर देगा? नहीं. अगर तू डायरेक्टली चार्ज कर सकता है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली नहीं चार्ज कर सकता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. जय किशन शाह, तू ही बता मुझे कौन सा चैप्टर लग रहा है तुझे? फाउंडेशन का स्टूडेंट है तो मेरे को बता कौन सा चैप्टर लग रहा है. अच्छा चलो, मैं बॉटल बनाने गया तो रॉ मटेरियल लग रहा है पर बॉटल 10 रुपए. तो मेरी फैक्ट्री बंद थी क्वारंटीन के टाइम, ये लॉकडाउन के टाइम, तो मैंने 0 बॉटल बनाई, तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 0 रुपीज का. 10 बॉटल बनाई तो 10 बॉटल इंटू 10 100 रुपीज का रॉ मटेरियल. मैंने 100 बॉटल बनाई तो 10 इंटू 100 1000 रुपीज का रॉ मटेरियल. सो कैन यू सी, इफ माई आउटपुट इज लो माई कॉस्ट इज लो. वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं. इफ माई आउटपुट इज हाई माई वेरिएबल कॉस्ट इज हाई. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आउटपुट 0 तो कॉस्ट 0, आउटपुट बढ़ा कॉस्ट 100 हो गई, आउटपुट और बढ़ा कॉस्ट 1000 हो गई. सो ये बन गया वेरिएबल कॉस्ट. तो कोई कॉस्ट अगर फिक्स्ड है, तुम कितना भी आउटपुट कम ज्यादा कर लो, अगर कोई कॉस्ट फिक्स्ड है तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और अगर कोई कॉस्ट चेंज हो रही है लेवल ऑफ प्रोडक्शन से तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट. समझो तुम्हारी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री रेंट फिक्स है तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. पर तुम्हें ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट. ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, मतलब आउटपुट के हिसाब से तुम्हारा कॉस्ट वेरी हो रही है तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो. ओके, सो मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऐसा रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऐसा रहता है. ये है
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा रहता है? ऐसा, अगर तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है तो तुम्हारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। सर अभी आपने ऐसा बोला था कि ये तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे तुम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, तुम ज्यादा इनपुट मांगते हो, तो तुम ज्यादा इनपुट परचेस करते हो तो डिस्काउंट मांगते हो, तो कॉस्ट गिरता है। लेकिन एक लेवल के बाद इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इनटू डिस इकोनॉमीज और तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके से रहता है ऑनेस्टली। हाँ अर्जुन, मैंने रिपीट कर दिया। तो तुम्हारी बुक में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। सो ये जो डिप लिया है इसने, दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज यानी एडवांटेज। और ये जो एकदम बढ़ गया बाद में, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज, ठीक है। सो हमें फिक्स्ड कॉस्ट समझा क्या? यस सर, फिक्स्ड कॉस्ट समझा, मतलब जो फिक्स्ड रहता है। वेरिएबल कॉस्ट समझा क्या? यस सर, वेरिएबल भी समझा। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा कॉस्ट लगेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे कम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। सर हमको सारे कॉस्ट टाइप को ऐड करना है प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए। यस, अभी देख शिवम, शिवम सारे प्रोडक्ट की सारे टाइप की कॉस्ट को ऐड करना है, ये तो बात सही है। पर मुझे एक बात बता कि ये सारी कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट को तू कंट्रोल कर सकता है, कौन सी कॉस्ट तेरे कंट्रोल में नहीं है। ये चीज समझने के लिए पहले सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझेंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या तुम्हें? Fixed cost. Fixed costs are the cost which do not vary with the output. Fixed cost is also called as period cost. Variable cost is the cost which differs with the level of output. It is called as product cost. ये तुमको याद रखना पड़ेगा, अभी मैंने बताया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तुम्हें तो भी लगेगा अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर तुम्हारा आउटपुट जीरो है तो भी तुम्हें फिक्स कॉस्ट लगने ही वाला है। लेकिन तुम्हारा आउटपुट अगर जीरो है तो तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट कब लगेगा? जब तुम प्रोडक्शन इनकर करोगे। फिक्स्ड कॉस्ट तुम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर तुम प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो तुम वेरिएबल कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते। कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं सर, कैसे कंट्रोल कर सकते हो? फिक्स्ड कॉस्ट अगर मान लो 50,000 देनी है तो देनी है, कैसे कंट्रोल करोगे? हाँ, तुम उसको 50,000 से बढ़ने नहीं दे सकते, 50,000 से ज्यादा जाने नहीं दे सकते, वो बात अलग है, उसको कंट्रोल नहीं बोलते। चलो मैं तुम्हें ना कुछ मजे की चीज बताता हूं, ठीक है। लेट्स से ये मेरी क्लासरूम है, लेट्स से ये मेरा क्लासरूम है, इसकी कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स की। इस क्लासरूम में ना मुझे दो ही एक्सपेंडिचर आते हैं, एक आता है बुक प्रिंटिंग कॉस्ट और एक आता है रेंट। बुक प्रिंटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट आता है मुझे 500 रुपीज और रेंट आता है 50,000 पर मंथ, ठीक है। मुझे पहले बताओ, इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ए, इसको बोलता हूं कॉस्ट बी। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, ए या बी? और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, ए या बी? रेंट इज फिक्स्ड कॉस्ट, तो रेंट को फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं। सर हाउ डू वी इनकर फिक्स कॉस्ट व्हेन द ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड? मेरे पापा की शॉप है, ठीक है, वो रेंट पर है, वो लॉकडाउन के टाइम शॉप बंद थी, ऑपरेशन बंद थे, पर रेंट लिया ही लिया उन्होंने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ऑपरेशन जीरो भी है तो भी मुझे फिक्स कॉस्ट देनी पड़ी? यस, फिक्स्ड बी। सबका आंसर सही है। अशोक अग्रवाल बोथ, पता नहीं बोथ, पता नहीं भांग खा कर आया है या तू अफीम चाट कर आया है, क्या बोल रहा है बोथ? सर बी,
बी फिक्स्ड, ए वेरिएबल। गुड इवनिंग। पीके बोथ। बुक प्रिंट फ्रॉम फिक्स्ड है, बुक प्रिंट फिक्स्ड है, बोथ आर फिक्स्ड। कैसे फिक्स्ड है भाई? रेंट तो फिक्स है, रेंट तो मुझे किसी भी हालत में देना है, मैंने क्लासरूम ले ली। पर मेरे पास अगर 0 स्टूडेंट आया तो मेरे को 0 बुक कॉस्ट लग रही है, 1 स्टूडेंट आया तो 500 लग रही है, 2 स्टूडेंट आया तो 1000 लग रही है। तो ये फिक्स थोड़ी है भाई, ये तो वेरिएबल है ना। 0 स्टूडेंट आया तो भी 50,000 लग रहे हैं, 10 स्टूडेंट आया तो भी 50,000 लग रहे हैं, 50 स्टूडेंट आया तो भी 50,000 लग रहे हैं। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ऊपर वाला वेरिएबल है ना। बी फिक्स, यस अभिषेक, बी फिक्स्ड। ठीक है, सही जवाब दिया तुमने। एक बार ये नंबर्स पे ध्यान देना। लेट से मेरी क्लासरूम में एक ही बच्चा आया, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है? 50,000। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 500 रुपए। मेरी टोटल कॉस्ट बताना कितनी लग रही है मुझे? 50,500 रुपए लग रही है सर। मेरे पास 2 स्टूडेंट आते हैं, मेरे पास 2 स्टूडेंट आते हैं, बताओ मुझे फिक्स्ड कॉस्ट रेंट कितना लगने वाला है? सर 50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगने वाला है? सर दोनों स्टूडेंट को आप बुक दोगे 500 की, 1000 रुपए। टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 51,000। सर मेरे पास 10 स्टूडेंट आ गए, फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा? रेंट वही 50,000। बुक कॉस्ट कितना लगेगा? 5,000। टोटल कॉस्ट कितना? 55,000। मेरे पास फुल कैपेसिटी पे 50 स्टूडेंट आ गए, रेंट कितना लगेगा? फिर से 50,000। बुक का कितना लगेगा? 25,000। टोटल कितना हो गया? 75,000। ठीक है, अब मुझे बताना यहां तक सबको क्लियर है क्या? मेरे पास आउटपुट एक स्टूडेंट था, रेंट उतना लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इतना लग रहा है, टोटल कॉस्ट इतनी लगनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे। अब तक स्पून फीडिंग बहुत हो गई तुम लोगों के लिए, अब अपन यूज करेंगे ब्रेन। अगर है तो मैं तो लेकर आया हूं दिमाग, तुम भी यूज करो। मुझे तुम बताना टोटल कॉस्ट 50,500 रुपया पर स्टूडेंट की। अपन इसकी ना एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। टोटल कॉस्ट 50,500 डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना आया? सर वही आया ना 50,500। तो एक स्टूडेंट था तो एवरेज कॉस्ट है 50,500। अब मुझे बताना 2 स्टूडेंट रखे थे तो मेरा टोटल कॉस्ट है 51,000। तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी हो गई? सर ये हो गई 25,500। इतनी कम? अब मेरे पास 10 स्टूडेंट थे तो टोटल कॉस्ट 55,000 आई, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ी मुझे? 5,500 बस। अब मेरे पास 75 स्टूडेंट थे, सॉरी 75,000 टोटल खर्चा आया, 50 स्टूडेंट थे। कितना आता है इसका आंसर? पॉइंट नंबर 4 का आंसर बताना। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिलती है? इससे बहुत ज्यादा कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिलती है। बहुत सिंपल सी चीज है, आउटपुट बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। आउटपुट 1 से लेकर 50 तक बढ़ाने की कोशिश कर, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ में आया धंधा किस तरीके से करना है? 50,000 अवॉइडेबल थे क्या? नहीं, वो तो किसी भी हालत में देने हैं, मतलब देने ही है तुझे। वेरिएबल कॉस्ट, जितना आउटपुट उतनी कॉस्ट आनी है, ये भी बात सही है। फिर अब प्रॉफिट कैसे कमाना? मैं एक ही स्टूडेंट से 50,500 रुपए फीस चार्ज करूंगा, क्या देगा थोड़ी? मेरे को तो समझो 5,000 फीस चार्ज करनी, तो ऐसे समय मुझे प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये करना पड़ता है हमें बिजनेस के अंदर। पहले तो कॉस्ट का नेचर समझो, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट गिराने की कोशिश करो। समझ में आए?
अगर इसका ग्राफ देखोगे तो अपन बाद में इसके ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अपने को डिस्कशन है, उसके अंदर आराम से अपन डिटेल में ये चीज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये हो गई एवरेज कॉस्ट। क्या तुम मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के बता सकते हो? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर सच में तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के बताओ। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो फर्स्ट केस में कितना रहेगा? 50,000। वासुदेव, तुमने बहुत आगे की स्टोरी बता दी, मैं तो अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लियर कर रहा हूं। क्लास 5 बजे शुरू होती है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो पहले केस में कितना आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। दूसरे केस में कितना हो जाएगा? 25,000। तीसरे केस में कितना हो जाएगा? 5,000। और चौथे केस में कितना हो जाएगा? चौथे केस में हो जाएगा 1,000। अच्छा दोस्तों, मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल के बताओ ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 500 डिवाइडेड बाय 1 500, 1,000 डिवाइडेड बाय 2 500, 5,000 डिवाइडेड बाय 10 500, 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000 500। यहां से बहुत चीजें क्लियर होने वाली है। अब सारा अटेंशन मेरी तरफ, ठीक है? शेड्यूल तुम्हारे सामने, अटेंशन मेरी तरफ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। अरे कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट रहने दे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। बट जैसे जैसे तेरा आउटपुट बढ़ेगा वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिर जाती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही है, पर यूनिट कॉस्ट गिर जाएगा। समझ में आया क्या? अपन ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाया था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऐसा था। पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट गिरेगी। तो धंधे में क्या करना चाहिए अपने को? अपने को बिजनेस के अंदर आउटपुट बढ़ाना चाहिए ताकि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट गिर जाए। बात समझ में आई क्या? सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट declines with increase in output and increases with decrease in output. पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा अगर तेरा आउटपुट बढ़ता है तो, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर तेरा आउटपुट कम होता है तो। दूसरा कंक्लूजन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बड़े अजीब नेचर है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा पैसा लगेगा, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट। ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता। अगर तुमको सच में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो तुम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को सिंपल सी चीज समझ में नहीं आती। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट और बढ़ता है विथ डिक्रीज इन आउटपुट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट। शायरी विद अनंत नमस्ते बोल रहे हैं।
सर एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं समझा। एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत सिंपल है ना, एवरेज निकालना है अपने को, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। 50,000 डिवाइडेड बाय 1, 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 50,000 डिवाइडेड बाय 10, 50,000 डिवाइडेड बाय 50। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू आउटपुट कह सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस, total variable cost constantly increases with increase in output and average variable cost constantly decreases। नहीं अर्जुन तुमने गलत बोल रहे हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, वापस से करते हैं। मैंने एक क्लासरूम खोली, उसमें फिक्स्ड रेंट जा रहा है 50,000 रुपए पर मंथ और पर पर्सन कॉस्ट आ रही है 500 रुपए बुक की कॉस्ट। एक स्टूडेंट आया तो मैंने रेंट दे दिया लैंडलॉर्ड को और 500 रुपए की बुक प्रिंट करवाई। बताओ खर्चा कितना है? 50,500। दो स्टूडेंट आया तो भी लैंडलॉर्ड ने कितना पैसा लिया? मुझसे 50,000 ही लिया, प्लस बुक का कॉस्ट प्रिंटर ने मुझसे 1,000 रुपए ले लिया। 10 स्टूडेंट आए तो लैंडलॉर्ड ने फिर भी 50,000 ही लिया और प्रिंटर ने 5,000 ले लिया, क्योंकि 500 रुपए के हिसाब से पर बुक थी। 50 स्टूडेंट आ गए तो लैंडलॉर्ड ने कांस्टेंट लिया और 25,000 रुपए मेरा वेरिएबल खर्चा है। अब मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। 50,000 डिवाइडेड बाय 1, 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 50,000 डिवाइडेड बाय 10, 50,000 डिवाइडेड बाय 50। तो आ गया मेरे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और मैंने देखा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। अरे सिंपल मैथ्स है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल फॉल ना। अब अपन आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते हैं ना वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, प्रिंटर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे जैसे स्टूडेंट कम होते हैं प्रिंटर को पैसा कम देना पड़ता है। अब मैं इसका एवरेज निकालने की कोशिश करता हूं। 500 डिवाइडेड बाय 1, 500 डिवाइडेड बाय 2, 500 डिवाइडेड बाय 10, 25,000 डिवाइडेड बाय 50, सॉरी। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 500। अब ये देख के मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है हमेशा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट। देखो जैसे जैसे बंदे बढ़ते जा रहे हैं कॉस्ट बढ़ रही है, बंदे कम हो रहे कॉस्ट कम हो रही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाता है जैसे आउटपुट बढ़ता है और बढ़ता है जैसे आउटपुट कम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? मैं तुम्हारे सामने ना कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करता हूं, मुझे बताना है किस चीज के। ये किस चीज का ग्राफ है? कौन सी कॉस्ट का ग्राफ है? ऑप्शन देता हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है? ये दोनों में से क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों सर? एक कांस्टेंट है। अच्छा ये बताना मुझे, ये नहीं जमेगा, ये बताओ ये क्या है? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है? ये नहीं जमेगा तुम्हें। सही आंसर है? नहीं नहीं, ये नहीं जमने वाला। देखो अभी भी टीएफसी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, अभी भी टोटल फिक्स कॉस्ट वाले कुछ बच्चे हैं। इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, ये कौन सा ग्राफ है जो मैं बना रहा हूं? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, ध्यान देना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये कॉस्ट कम हो रही है। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है? सोच के बोलना। आउटपुट बढ़ रहा है और कॉस्ट कम हो रही है पर यूनिट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यस। मुझे ये बताओ फिर,
ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है? ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, पर एक्चुअली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसा नहीं आता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैं बताता हूं, ध्यान देना, कुछ ऐसा आता है। आइडियली तो होना चाहिए कांस्टेंट, पर क्या होता है जब हम ना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें सप्लायर डिस्काउंट देता है, तो वो कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहती, गिर जाती है। लेकिन एक लेवल के बाद वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक्चुअली ये ग्राफ ऐसा आएगा, तो इसको अपन टाइम बिंग साइड में रखते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। मुझे जो जो पॉइंट कवर करवाने मैं वो अभी कवर करवा देता हूं। हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लिया। ठीक है, अब एक बार ग्राफ पे आना ऊपर, मुझे बताना टोटल कॉस्ट पे ध्यान दो। टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना के बताओ ये कैसा है। टोटल कॉस्ट का भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट का भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा? हम कोशिश करते हैं। सर ये देखो, ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। हाँ भाई सही है। सर ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। हाँ भाई हाँ। और इन दोनों का एडिशन 50,500, ये है सर आपका टोटल कॉस्ट का ग्राफ। सर ये कैसे किया आपने, और इसको यहां से क्यों स्टार्ट किया, इसको इस पॉइंट से क्यों स्टार्ट किया, और कोई पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट किया? ग्राफ के अंदर ना हम करते हैं लैटरल समेशन। हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन समझो, मुझे ये पॉइंट डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट कैसे आया, तो मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन ऐड किया प्लस उसमें ये वाला भी पोर्शन ऐड कर दिया। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के जितना तो ऐड कर ही दिया, साथ ही साथ ये भी ऐड करा। सो ये प्लस इतना वाला पार्ट बन गया। ठीक है, सुनो, ये हो गया तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों ग्राफ को ऐड कैसे करते हैं? जब तुम्हारा आउटपुट 0 था तब तुमने सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया। तो जब तुम्हारा आउटपुट 0 है तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे सर? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर तुम्हारा आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 है यानी रॉ मटेरियल 0 है, सो एट 0 लेवल योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाला पॉइंट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है तुम्हें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है। इन दोनों ग्राफ को इस तरीके से ऐड किया जाता है। ये वाली लाइन इस लेवल की प्लस ये वाली लाइन इस लेवल की, इन दोनों का एडिशन ऐसे बनेगा। अभी मैं सिर्फ बेस बिल्ड कर रहा हूं, मैं सब कुछ आज के आज ही, अब भी 10 मिनट में सब समराइज भी करवा दूंगा। अब पहले समराइज करते हैं। एक होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ग्राफिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करने गया तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसा आता है, और इन दोनों का समेशन टोटल कॉस्ट। साक्षी 2 घंटे भी नहीं बैठा जाता तुमसे, 2 घंटे भी नहीं हुए अब तक। 2 घंटे चलेगी मेरी क्लास, और उतना बैठने की हैबिट होनी चाहिए। मैं जब सीए फाइनल में था, आई एम नॉट जोकिंग, मैं 18 आवर्स पर डे पढ़ता था। और जब मेरी फाइनल एग्जाम आई थी, मैं 36 आवर्स
यानी 1.5 दिन में एक बार सोता था। अभी अपन क्या करते हैं, 24 घंटे में अपना रूटीन रहता है, तो 24 घंटे में 8 घंटे सोता है। मैं 36 घंटे में से 6 घंटे सोता था। यानी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर मान मतलब कैसे तुम समझो, 3 दिन में मैं 12 घंटे सोता था और तुम 3 दिन में 24 घंटे सोते, तो मैंने स्लीप हाफ कर दी थी। सर टीवीसी इज पैरेलल टू, टीवीएस क्या है भाई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज पैरेलल टू, ऐसा नहीं है, पैरेलल नहीं है। वो पैरेलल कब रहेगा, मैं प्रथमेश तुम्हारे लिए बताता हूं। वो पैरेलल तभी रहेगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। अगर ये वेरी करेगा ना तो ये भी वेरी कर जाएगा। तुम इतना डेप्थ में मत जाओ, बाकी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। पैरेलल माइंड में अज्यूम करके मत चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखना कमिटेड कॉस्ट। अभी ये जितने भी ग्राफ है ना, ये चैप्टर में बाद में आने वाले, मैंने बेस क्लियर करवा दिया है सिर्फ। एक होता है कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है, तुमने एक बार कमिटमेंट दे दिया, अब ये कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, मेरी इच्छा अनुसार। अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो मैं इनकर करूंगा कॉस्ट, मैं अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता हूं तो कॉस्ट इनकर नहीं करूंगा। तो ये मेरी इच्छा अनुसार है, ये मेरे डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, ये मैं अवॉइड कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है, भाई मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, अब ये कॉस्ट तो मुझे इनकर करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रेंट, मैंने एक फैक्ट्री ले ली है 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पे, मुझे ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, तो ये हो गया मेरा कमिटेड कॉस्ट। पर अगर मान लो मैं प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहता, तो रॉ मटेरियल लगेगा क्या, नहीं, तो मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट अवॉइड कर सकता हूं, पर फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकता। सो कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कमिटेड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट हो सकती है जिसको तुम अवॉइड कर सकते हो। तो ये सब बीच का पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कमिटेड मतलब अवॉइड कर सकते हो, डिस्क्रिशनरी मतलब सॉरी कमिटेड मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, और डिस्क्रिशनरी मतलब जिसको अवॉइड कर सकते हो। सिंपल। फाउंडेशन के लिए मिनिमम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो कमिटेड मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। भाई तुम अगर मान लो किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो, तो क्या तुम उसे अवॉइड कर सकते हो? अब बाबू सोना पिकाचू के तुम्हें कॉल अटेंड करने ही पड़ेंगे, तो अब ये अनअवॉइडेबल है। ठीक है। डिस्क्रिशनरी मतलब तुम सिंगल हो, तो किसी का मैसेज आया, रिप्लाई किया, नहीं किया, नहीं किया, तुम्हारे डिस्क्रिशन पे चल रहा है, तो वो तुम अवॉइड कर सकते हो। कमिटेड को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एडिशनल फैक्ट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो फैक्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता तो फैक्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगेगा। तो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर मैं अवॉइड कर पाया तो वो बन गया डिस्क्रिशनरी। अगर मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, अगर रेंट एग्रीमेंट है, कमिटेड है, तो वो बन गया नॉन डिस्क्रिशनरी यानी कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट ये तो फिक्स्ड कॉस्ट जैसा ही है ना? नहीं, यहां पर दोनों फिक्स्ड है, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही फिक्स्ड है, लेकिन एक फिक्स्ड ऐसा है जिसको तुम अवॉइड कर सकते हो कुछ भी करके। फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज है कि तुम कभी भी रेंट एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो वैसे तो रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन अगर तुम उसे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, तो वो आ गया डिस्क्रिशन। अगर नहीं कर सकते तो कमिटेड। इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज मैंने प्रोडक्शन के चैप्टर में समझाया है, तो वो देख लेना। मार्जिनल कॉस्ट मैं कल लेने वाला हूं, अभी मैं सिर्फ लास्ट पार्ट ले रहा हूं, 2 मिनट का बाकी है। अदर कॉस्ट फटाफट देखना। हिस्टोरिकल कॉस्ट, भैया हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हिस्ट्री। हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है? हिस्ट्री में, पास्ट में जो कॉस्ट तुमने इनकर कर दी उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट।
पास्ट में इनकर कर दिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एक मशीनरी है, तुम्हें उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी मशीनरी लानी है और उसके लिए पैसा लगेगा, तो ये वाली कॉस्ट को बोलेंगे अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड इन पास्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट and replacement cost is the cost which will be incurred in the future when you are going to replace certain things. फिर आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, ये मैं कल बताऊंगा। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट, sunk cost means the cost which is incurred in the past and irrelevant for decision making. In short, sunk cost is nothing but historical cost. Sunk cost और historical cost एक ही है। Sunk cost and historical cost are the cost which is incurred in the past. ये एक ऐसी चीज है जो तुमने पास्ट में incurred कर दी है and it is not relevant for decision making. ठीक है, तुम्हें आगे चल के एक फैक्ट्री डालनी है 50 करोड़ की और तुमने 3 साल पहले एक लैंड लेके रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर तुम खेती करते हो। फैक्ट्री डालनी है, लैंड के ऊपर खर्चा किया है, लैंड के ऊपर तुमने पास्ट में खर्चा किया है, उसका डिसीजन, फैक्ट्री का डिसीजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट, संक कॉस्ट इज ऑल्सो द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड इट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम प्रेजेंट में क्यों याद करते हैं? किसने बोला याद करते हैं? मैं तो बता रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं रिप्लेसमेंट और हिस्टोरिकल कॉस्ट को। तुमने एक फैक्ट्री लगा दी 4 साल पहले, कुछ तो कॉस्ट इनकर किया होगा, तो वो वाली कॉस्ट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। जितने भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी तुम बुक में रिकॉर्ड करते हो ना विदाउट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो तुमने पास्ट में इनकर करी रहती है पर अब उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, लास्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, प्राइवेट कॉस्ट वर्सेस सोशल कॉस्ट। बहुत सिंपल है। प्राइवेट कॉस्ट मतलब होता है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब? इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जिसमें तुम्हारे पॉकेट से पैसा नहीं जाता है, एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें पॉकेट से पैसा जाता है। इन दोनों को ऐड करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? प्राइवेट कॉस्ट। सर हमने ना थोड़ी देर पहले पेज नंबर 1 पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को ऐड किया था और हमने उसको इकोनॉमिक बोला था। हाँ तो दोनों एक ही है ना। अरे भाई 2 + 2 भी 4 होता है, 3 + 1 भी 4 होता है। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसमें तुम्हारे पॉकेट से एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसमें तुम्हारे पॉकेट से पैसा आता है और बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते तो हमको क्या मिलता है? हमको प्राइवेट कॉस्ट मिलती है, या फिर उसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। समझ में आए? और सर सिर्फ एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं? उसको आउटले कॉस्ट, उसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, उसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। यस सर, संक कॉस्ट का एग्जाम्पल दो ना। दीपक कुमार विश्वकर्मा, अगर तू संक कॉस्ट का एग्जाम्पल समझ पाया तो सुन। मुझे ना फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, मुझे बहुत बड़ा प्लांट डालना है, ठीक है। अब ये प्लांट डालूं या नहीं डालूं, इसके लिए ना मैंने एक बंदे को हायर किया कि जा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आ। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए उसने 1 लाख रुपए ले लिए। अब मुझे बता, अगर प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है तो भी 1 लाख रुपए जेब से गए, अगर प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है तो भी 1 लाख रुपए जेब से गए। तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो, ये 1 लाख रुपए तो पास्ट में मैंने इनकर कर दिए हैं और उससे ये 1 लाख रुपए अब मेरे रिकवर नहीं होने वाले। इट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट। मुझे अपने आगे के डिसीजन ये 1 लाख रुपए को देके नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है या प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है, ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाला। सो इट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट। ये पास्ट में इनकर कर दिया है, अब ये वसूला भी नहीं जा सकता। प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिकॉज इम्प्लिसिट में पेमेंट होता है ना, इम्प्लिसिट में पेमेंट नहीं होता है।
सुनो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑब्लिक प्राइवेट कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, प्राइवेट कॉस्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, प्राइवेट कॉस्ट प्लस, ध्यान से तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। मैंने यहां पे वर्ड लिखा है एक्सटर्नल, मैंने एक्सप्लिसिट नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एक्सटर्नल। इसके ऊपर तुम्हें सीए इंटर में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इन शॉर्ट में बता देता हूं एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इम्पोज्ड, तुम्हें नहीं समझेगा मैं जानता हूं। एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कॉस्ट इज द कॉस्ट which is imposed by originator on recipient, which incurred benefit or cost on recipient for which no price is paid in the market। कुछ नहीं समझा होगा तुम्हें, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक गार्डन है, इस गार्डन के अंदर कौन बैठा है, दीपक बैठा है, ठीक है, दीपक बैठा है और साथ साथ कोई लड़की का नाम यहाँ पे साक्षी है, ठीक है, साक्षी भी है, ठीक है। साक्षी के पास एक कुत्ता है, साक्षी क्या कर रही है, इस कुत्ते को घुमा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली साक्षी के इस कुत्ते ने दीपक को काट लिया। अब मुझे बताओ, साक्षी के डॉग ने इसको काट लिया, अब क्या नाम है, दीपक तू इससे पैसे मांगेगा, समझ तूने नहीं मांगे। तो ये जो है साक्षी, ये है ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर ने रेसिपिएंट का नुकसान किया और ये पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट नहीं, ये है एक्सटर्नल कॉस्ट। सर वैसे तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में भी पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यहां पे साक्षी के कुत्ते ने दीपक को काटा, ये कोई डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट था क्या? सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बहुत टाइप की कॉस्ट हो गई हमारे पास। सबसे पहले एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी कि जिसमें पेमेंट होता है। फिर आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है? नो पेमेंट, बट इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट को क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट। अब एक लास्ट कॉस्ट कौन सी बोली मैंने? एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट के अंदर भी नो पेमेंट रहता है, नो पेमेंट। फिर इंप्लिसिट और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है? बट ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन। सो एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट प्लस एक्सटर्नल से तुम्हें मिल जाएगा सोशल। लगे तो ये ग्राफ भी बना सकते हो। थर्स्ट ऑफ माई थॉट्स, सीए फाउंडेशन के मैंने बताया, वैसे भी लेक्चर फ्री हैं, पर अगर तुम मुझे पैसे देने चाहते हो तो मैं मेरा नंबर दे देता हूं तुम्हें, तुम उस पर गूगल पे कर सकते हो। बात समझ में आई क्या? एक्सप्लिसिट मतलब जेब से पैसा गया, इंप्लिसिट मतलब जेब से पैसा नहीं गया बट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सिर्फ एक्सप्लिसिट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट को इकोनॉमिक या फिर प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट, इन शॉर्ट प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट को सोशल कॉस्ट बोलते हैं।
सब गरीब हैं। फर्स्ट ऑफ माय थॉट, सभी गरीब हैं। कुबेर जी और लक्ष्मी जी को छोड़ के सब कोई गरीब है। देखो क्या लगता है, अंबानी अमीर है? अंबानी अगर इतना अमीर होता तो आज काम धंधा थोड़ी करता। सो गाइस, क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। इस चैप्टर के अंदर हमने कॉस्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करी। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। अब कॉस्ट निकालना है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप की कॉस्ट रहती है। तो हमने सबसे पहले देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी आउटले कॉस्ट, हमारी जेब से जो पैसा जाता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर दूसरा आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर हमने देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ना अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट के बहुत ज्यादा नाम है, जैसे नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों को मिला दिया तो इकोनॉमिक कॉस्ट मिलती है, ठीक है। फिर हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? अ कॉस्ट विच इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एक ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, इसमें भी कोई डायरेक्ट पेमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता। इसके बहुत ज्यादा अलग अलग डेफिनेशन दी है, जैसे कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर गॉन, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, पर अल्टीमेटली हर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिसेंबल करता है। फिर हमने देखा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है। फिर उसका अपोजिट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली नहीं ट्रेस किया जा सकता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट को नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट अपोर्शन किया जाता है। फिर हमने देखा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एक ऐसी कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। फिर हमने क्या किया? टोटल कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कॉस्ट कैसे निकला? एवरेज फिक्स्ड, सॉरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट बन गया। फिर हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला। एवरेज फिक्स कॉस्ट के केस में हमने बोला जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता है, जैसे जैसे आउटपुट कम होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ता है। फिर हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहता है। फिर हमने उसके रिस्पेक्टिव ग्राफ बनाए। फिर हमने देखा कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब कमिटमेंट, जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। फिर आता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशन मतलब इच्छा, अगर तुम चाहो तो उसको इनकर करो, नहीं चाहो तो नहीं इनकर करो, सो इट इज अवॉइडेबल। फिर हमने देखा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब फ्यूचर में तुम्हें कोई चीज रिप्लेस करनी है तो उसकी कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। संक कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसा, बट इट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। लास्टली हमने देखा प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट कैसे निकलता है? इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट की मदद से निकल जाता है। सोशल कॉस्ट कैसे निकलता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। सर एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट में भी कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं रहता, बट वो डिसीजन मेकिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इसका डिटेल में डिस्कशन अपन इंटर में करने वाले, तो आज अपन ने इतनी चीजें पढ़ी है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं स्ट्रीमिंग एंड करता हूं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। टेस्ट का मुझे आइडिया नहीं है अभी, टेस्ट का अपूर्वा मैम क्लियर करेंगी। चलो, अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो मैं सेशन एंड करता हूं। कोई क्वेरी रही तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो पूछ सकते हो।